हेलो फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी में मानव रोग का टॉपिक पढ़ेंगे। मानव रोग क्या होता है? ह्यूमन डिजीज। डिजीज यानी ये दो वर्ड से बना होता है। डिस यानी होता है अनुपस्थित, और इज यानी होती है आरामदायक अवस्था। यहाँ आरामदायक अवस्था का मतलब यहाँ ऐसो आराम से नहीं, आरामदायक अवस्था यानी शारीरिक और मानसिक अवस्था, और शारीरिक और मानसिक अवस्था का अभाव यानी शारीरिक और मानसिक पीड़ा ही रोग है। इसकी और डेफिनेशन दी हुई है, मानव शरीर में सामान्य क्रियाओं का न हो पाना। रोगी मानव शरीर में सामान्य क्रियाओं का न हो पाना रोग कहलाता है। सामान्य क्रियाएं कैसे? जैसे शरीर का ताप है, बीपी है, हृदय गति है, एज के अनुसार वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है। यदि ये सब नॉर्मल लेवल में है तो मानव स्वस्थ है, और ये ऊपर नीचे है तो मानव रोग है। जैसे यूरिन है, मानव शरीर से रोज़ 1.5 से 2 लीटर यूरिन निकलता है तो मानव स्वस्थ है। इससे ज़्यादा निकल रहा है तो भी अस्वस्थ है, और कम निकलता है तो भी रोग है। नींद नहीं आना ऐसे मान लो एग्ज़ाम की टेंशन की वजह से नींद नहीं आ रही तो ये कोई रोग नहीं है, लेकिन निरंतर यही प्रॉब्लम है तो इसको बोलते हैं इंसोम्निया बोलते हैं, इंसोम्निया। ये टेंशन लेने से भी रोग हो जाता है। जैसे टेंशन लेने से क्या होता है? कोर्टिसोल हार्मोन होता है, कोर्टिसोल हार्मोन होता है जो हमारे एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है, एड्रिनल ग्रंथि से रिलीज होता है, एड्रिनल ग्रंथि से रिलीज होता है। इससे क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी आ जाती है, संयुक्त रक्त कणिकाओं की संख्या में कमी आ जाती है। अब देखते हैं आगे। परिभाषा देख ली, मानव शरीर में सामान्य क्रियाओं का न हो पाना रोग है, और रोगों का अध्ययन को पैथोलॉजी कहला जाता है। रोगों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पैथोलॉजी। अब देखते हैं रोग कारक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ या सूक्ष्म जीव जो शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं वो रोग कारक कहलाते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम क्या होता है? ये होता है मच्छर होता है ना, मादा एनाफ्लीज, जिसके काटने से मलेरिया होता है, मच्छर, उसमें प्लाज्मोडियम उपस्थित होता है। प्लाज्मोडियम जैसे यहाँ पे ये जो प्लाज्मोडियम है वो रोग कारक है, क्योंकि इसकी वजह से रोग हो रहा है। जो रोग को उत्पन्न कर रहा है ये प्लाज्मोडियम, और मच्छर रोग को शरीर में फैला रहा है, ये रोग वाहक है। जैसे मच्छर हो गया वो रोग वाहक हो गया। और वाहक क्या होता है? जैसे मक्खी है, हैजे का वाहक है मक्खी। हैजे का वाहक कैसे? मतलब ये मक्खी होती है वो कोई भी संदूषित या दूषित भोजन से बैठती हैं और वापस हमारे खाने पे आकर बैठ जाती हैं, तो वही खाना हम ग्रहण करते हैं तो हमें वो रोग हो जाता है। मक्खी काटती नहीं है, लेकिन मक्खी अपने साथ में कुछ जीवाणु विषाणु लेकर आ जाती हैं जिससे वो रोग हो जाता है। अब प्रतिजैविक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होते हैं और तथा सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं, यानी एंटीबायोटिक। ये होते हैं प्रतिजैविक, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होते हैं और सूक्ष्म जीवों को ही नष्ट करते हैं। रोगी के उपचार के लिए दवाओं का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हिप्पोक्रेटिस ने। इसलिए इन्हें औषधि विज्ञान का जनक कहा जाता है। रोगों के उपचार के लिए दवाओं का सर्वप्रथम क्या प्रयोग किया था? हिप्पोक्रेटिस ने, इसलिए इन्हें औषधि विज्ञान का जनक कहा जाता है। मानव रोग के प्रकार। मानव रोग होते हैं 2 प्रकार के। एक होते हैं जन्मजात रोग, यानी जिनको आनुवंशिक रोग माने जन्मजात, जो जन्म से ही होते हैं, और एक होते हैं उपार्जित रोग 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संक्रामक और एक होते हैं गैर संक्रामक रोग। सबसे पहले जन्मजात रोग होते हैं जो हमें माता पिता से संतान में जो आते हैं वो जन्मजात यानी आनुवंशिक, पीढ़ी दर पीढ़ी जो रोग चलते हैं उन्हें आनुवंशिक या जन्मजात रोग कहा जाता है। आनुवंशिकता का जन्म ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को, जिन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, कर आनुवंशिकता के लक्षण की पहचान की थी। ये हमें डीपली इतना नहीं पढ़ना है, लेकिन मानव रोग हैं जो 2 प्रकार के, एक जन्मजात रोग और एक उपार्जित रोग। जन्मजात रोग यानी आनुवंशिक रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से संतान में आते हैं, और उपार्जित रोग जो संक्रामक और गैर संक्रामक होते हैं। इस वीडियो में हम जन्मजात रोगों के बारे में पढ़ेंगे, यानी आनुवंशिक रोगों के बारे में पढ़ेंगे। जो माता पिता से संतान में आने वाले रोग कौन से होते हैं? आनुवंशिक रोग होते हैं। अब हम लिंग गुणसूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य नर में होते हैं गुणसूत्र होते हैं 46 गुणसूत्र होते हैं, और सामान्य मादा में भी 46 गुणसूत्र होते हैं। ये जो 44 है इनको बोलते हैं कायिक गुणसूत्र। और ये जो
ये दो गुणसूत्र हैं, इनको बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र इनको बोलते हैं ऑटोसोम्स। ये कई जगह ऑटोसोम्स भी लिखा जाता आ जाता है, ऑटोसोम्स। और इनको बोलते हैं एलोसोल्स। लिंग गुणसूत्र को बोलते हैं एलोसोल्स। ये कायिक गुणसूत्र, कायिक का मतलब होता है काया। ये हमारे मतलब जब इन गुणसूत्रों से बच्चे के आँख, शरीर, वो जो भी अंग हैं, जैसे मतलब हाथ हैं, हाथों की अंगुलियां हैं, बाल हैं, बाल कैसे घुंघराले होंगे, कैसे होंगे, ये सभी इन गुणसूत्रों के द्वारा निर्धारित होते हैं। और लिंग का निर्धारण लिंग गुणसूत्रों के द्वारा होता है। ये दो होते हैं, एक होता है एक्स, मान पुरुष में होता है एक्स वाई और मादा में होता है एक्स एक्स। और बच्चों के लिंग गुणसूत्र, बच्चों का लिंग निर्धारण पुरुष पर निर्भर करता है। जैसे मान लो एक्स वाई हैं, एक्स, और ये मादा के एक्स एक्स हैं। यदि पुरुष ने वाई गुणसूत्र दिया तो बच्चा मतलब मेल की उत्पत्ति होगी। और यदि पुरुष ने एक्स गुणसूत्र दिया तो फीमेल की उत्पत्ति होगी, यानी बच्ची होगी, फीमेल की उत्पत्ति। इस तरह बच्चों के लिंग का गुण निर्धारण पुरुष पर निर्भर करता है। अभी हम रोगों के बारे में पढ़ेंगे कि आनुवंशिक रोग जो कि गुणसूत्रों के संख्या परिवर्तन से और गुणसूत्रों की संख्या संरचना में परिवर्तन से होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या परिवर्तन, जैसे मान लो दो प्रकार से हो सकता है। एक तो लिंग गुणसूत्रों की संख्या परिवर्तन, एक होता है कायिक गुणसूत्रों की संख्या परिवर्तन। लिंग गुणसूत्रों की संख्या परिवर्तन कैसे होगा? जैसे एक्स वाई हैं, इसमें एक्स ज़्यादा आ गया या एक्स कम हो गया, जैसे ओनली एक्स ही हो गया रह गया, या एक्स एक्स ये हो गया, तो ये हो गया लिंग गुणसूत्रों की संख्या परिवर्तन हो रहा है। और एक होता है कायिक गुणसूत्र, जैसे 44 होते हैं, इसमें 44+1 हो गया, 45 हो गए या 43 हो गए, ये होते हैं कायिक गुणसूत्रों की संख्या परिवर्तन। इस प्रकार होता है। और गुणसूत्रों की संरचना परिवर्तन कैसे होता है? जैसे ये आपने संरचना देखी होगी, कोई जीन है, इसमें ये ऊपर होते हैं, इनको जीन बोलते हैं, ये होते हैं जीन। ये जो डीएनए के खंड होते हैं, डीएनए की संरचना ये ऐसी होती है। डीएनए की संरचना, ये जो डीएनए के खंड होते हैं, इनके द्वारा मानव शरीर के आँख, बाल जो भी होते हैं माता पिता के अनुसार निर्धारित होते हैं। और ये होता है डीएनए। डीएनए की में क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन भी कौन सा? ये डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन भी कौन सा है? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। अब गुणसूत्रों की संरचना परिवर्तन कैसे होता है? वहाँ ये तभी गुणसूत्रों की संरचना है, जैसे ये संरचना है, यहाँ पे कोई विकृत जीन यानी खराब जीन आके बैठ गया, जिससे वर्णांतर हो जाता है। खराब जीन आके बैठ गया, ये होके इनकी संरचना परिवर्तन, और इनसे होने वाले रोगों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं गुणसूत्रों की संख्या परिवर्तन से। गुणसूत्रों की संख्या में ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, मोनोसोमी और नलीसोमी, ये क्या होता है? ट्राइसोमी होता है, जैसे हमें मानव में टोटल होते हैं गुणसूत्र होते हैं 46, कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। इसमें बच्चे में कोई गुणसूत्र होते हैं, वो मानव में गुणसूत्र होते हैं वो पुरुष में होते हैं शुक्राणु, और महिला में होते हैं वो अंडाणु। महिला में अंडाणु, शुक्राणु स्पर्म और अंडाणु एग। पुरुष स्पर्म का निर्धारित करते हैं, उत्पन्न करते हैं, और अंडाणु ये महिला है तो एग का निर्माण करती हैं। ये होते हैं 46 होते हैं। ये द्विगुणित होते हैं। इनको 2n लिखा जाता है। अब देखते हैं ट्राइसोमी। ट्राइसोमी में क्या होता है? 2n+1। इसमें क्या हो जाता है कि एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। और टेट्रासोमी में 2 गुणसूत्रों की वृद्धि हो जाती है। 2 गुणसूत्रों की संख्या, इसमें टोटल संख्या क्या होगी? 2n यानी 46 और +1 47, इसमें 48 हो जाएंगे। और मोनोसोमी में क्या होता है कि एक की कमी हो जाती है, यानी 2n-1, ये हो जाएंगे 45। और नलीसोमी में 2 की कमी हो जाती है, यानी 2n-2, ये हो जाएंगे 44। ये हमें याद रखना है कैसे होता है। ये 46 होता है, इसमें से 2 कम हो गए, इनको 44 हो गए, इनको नलीसोमी बोलते हैं। मोनोसोमी क्या होता है? 45 होते हैं मोनोसोमी में, 2n-1। टेट्रासोमी में 2 की अधिकता, 2n+2 यानी 48। और ट्राइसोमी में 2n+1 यानी 47। अभी देखते हैं आगे कायिक गुणसूत्रों की संख्या परिवर्तन, और एक होता है लिंग गुणसूत्रों की संख्या परिवर्तन। कायिक गुणसूत्रों के बारे में जैसे 44 हैं या 43 हो गए, और लिंग गुणसूत्र जैसे एस एक्स एक्स है, एक्स एक्स वाई हो गया, एक्स 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 हो गया, ऐसे। अभी कायिक गुणसूत्रों की संख्या परिवर्तन से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे।
सबसे पहला रोग है डाउन सिंड्रोम। कौन सा? डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि इस रोग की 21 जोड़े में 2 की बजाय 3 गुणसूत्र आ जाते हैं। 2 की बजाय कितने आ जाते हैं? 3 गुणसूत्र आ जाते हैं। यानी क्या होता है, तो और इस रोग जिसको ये रोग होता है उसका व्यक्ति का कद होता है वो छोटा, मंद बुद्धि वाला होता है। इसमें पुरुष होते हैं वो नपुंसक होते हैं, नपुंसक होते हैं। इसे मंगोली जड़ता या मंगोलिज्म रोग भी कहते हैं, मंगोलिज्म रोग भी कहते हैं। इस रोग में जो होता है वो वयस्क होता है, मंद बुद्धि का होता है। इनकी आंखें टेढ़ी होती हैं, इनकी आंखें टेढ़ी होती हैं। जीभ होती है वो मोटी होती है, जीभ मोटी होती है और अनियमित संरचना वाली होती हैं। ललाट बड़ी होती है और नाक होता है वो सपटा होता है। किसमें? डाउन सिंड्रोम में। और इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही है कि इस रोग के 21 जोड़े में होते हैं वो 2 की बजाय 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, 2 की बजाय 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। इसलिए हम इनको बोल सकते हैं 21वें गुणसूत्र की, ये गुणसूत्र की अधिकता हो रही है। अधिकता को क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी, कि 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी। ऑप्शन में ये लिखा आएगा, ये कभी ये नहीं लिखा जाएगा 2 की बजाय 3 गुणसूत्र, ये लिखा जाएगा 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी। अभी हमने देखा था ट्राइसोमी क्या होता है। ट्राइसोमी ये गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, तो 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी। और इस रोग में क्या होता है, व्यक्ति छोटे कद, मंदबुद्धि वाला होता है, पुरुष होते हैं वो नपुंसक होते हैं। इसे मंगोली जड़ता रोग भी कहते हैं। इस रोग में आंखें टेढ़ी होती हैं, जीभ मोटी होती हैं और अनियमित संरचना वाली होती हैं। ललाट बड़ी होती है और नाक सपटा होता है। अब देखते हैं आगे एडवर्ड सिंड्रोम। इस रोग में 18वें गुणसूत्र के जोड़े में ई गुणसूत्र की वृद्धि होने पर होता है। इसमें क्या होता है, 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है। इसमें 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी, अभी हमने देखा है ट्राइसोमी क्या होती है। इसमें जिसको ये रोग होता है ऐसे बसे मर जाती हैं। यानी हमारे शरीर के मतलब गर्दन के ऊपर वाला भाग होता है उसमें उनको पूरा विकसित नहीं होता है। जैसे हम किसी की एक आँख की होती हैं या मतलब नाक होता ही नहीं है, ये उनमें रोग हो जाते हैं, तो इससे बचना मुश्किल हो जाता है। तो इससे इसमें बच्चे ज़्यादातर मर जाते हैं। और इसमें क्या होता है, 18 गुणसूत्र के एक जोड़े में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, यानी 18 गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है। आगे पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है, गुणसूत्र के 13वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि होने पर होता है, यानी 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी होती है। 13वें गुणसूत्र की इसमें ट्राइसोमी हो जाती है। इसके लक्षण क्या हैं, इसके रूप में रोगी के ऊपर का होंठ वो बीच में कटा हुआ होता है, तालू में दरार हो जाती है, रोगी होता है वो मंदबुद्धि होता है और नेत्र रोग का शिकार होता है, नेत्र रोग का शिकार होता है। पटाउ सिंड्रोम सबसे पहले देखा है इस रोग के गुणसूत्र में 13वें गुणसूत्र में ई गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, यानी ई गुणसूत्र की वृद्धि होने पर इसको हम क्या बोलेंगे, 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी। और इसमें रोगी के ऊपर का होंठ वो बीच में से कट जाता है और तालू में दरार हो जाती है, रोगी होता है वो मंदबुद्धि होता है और नेत्र रोग आदि से प्रभावित हो सकता है। अभी लिंग गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। अभी हमने कायिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से 3 रोगों के बारे में पढ़ा, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या पढ़ा, 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है, एडवर्ड सिंड्रोम में 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी और पटाउ में 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी। एक बार वापस मेरी बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। 21वें गुणसूत्र यानी डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी, और उसमें क्या होता था, छोटा कद होता था, मंदबुद्धि होती थी और पुरुष नपुंसक होते थे, आंखें टेढ़ी और जीभ मोटी और अनियमित संरचना वाली होती थी, ललाट बड़ी होती थी और नाक सपटा होता था। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता था, 18 गुणसूत्र की ट्राइसोमी, इसमें होता है 18 गुणसूत्र की ट्राइसोमी होती है और इसमें बच्चे मर जाते हैं। पटाउ सिंड्रोम में भी ज़्यादातर बच्चे मर जाते हैं और इनकी हथेलियाँ होती हैं वो वर्गाकार होती हैं। किनकी? पटाउ सिंड्रोम में 13 गुणसूत्र की ट्राइसोमी होती हैं, रोगी के ऊपर का होंठ बीच में से कटा हुआ होता है, तालू में दरार होती है, रोगी होता है वो मंदबुद्धि और नेत्र रोग आदि से प्रभावित रहता है और गूंगा होता है इस रोग में। और इस रोग में जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर इनकी मौत हो जाती है। इनके भी शरीर गर्दन के ऊपर वाला भाग पूर्ण विकसित नहीं होता है। ये कई गुणसूत्रों के बारे में हो गया। संख्या परिवर्तन। अब लिंग गुणसूत्रों की संख्या परिवर्तन से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, ये तो कई गुणसूत्र होंगे, उनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो लिंग गुणसूत्र हैं जो हमारे लिंग का निर्धारण करते हैं, जिनको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, उनकी संख्या में परिवर्तन हो जाएगा। इसमें लिंग गुणसूत्र होते हैं वो 2 के बजाय 3 हो जाते हैं, यानी मानव में XY तो होता ही है, इसमें ये X एक्स्ट्रा आ जाता है, तो 2 की बजाय क्या हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। और इसमें इसको क्या बोलेंगे, X एक्स्ट्रा है, यानी X गुणसूत्र की ट्राइसोमी, X गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है। एग्जाम में सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या हो जाता है, तो ऑप्शन में लिखा जाएगा X गुणसूत्र की ट्राइसोमी, X गुणसूत्र की टेट्रासोमी, Y गुणसूत्र की ट्राइसोमी, Y गुणसूत्र की टेट्रासोमी। तो इसका आंसर होगा X गुणसूत्र की ट्राइसोमी। इसमें क्या हो जाता है कि वो जो नर होता है वो नर दिखता तो होता है, लेकिन वो वास्तव में नर नहीं होता है,
यानी उसकी आवाज़ पतली होती है। चेहरे पर दाढ़ी मूसों का बिल्कुल विकास नहीं होता है। मादा की तरह स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाता है। लैंगिक अंगों का विकास नहीं। मांसपेशियाँ वो होती है मादा की तरह शारीरिक बनावट होती है। मांसपेशियाँ ज़्यादा मजबूत नहीं होती हैं। इसमें व्यक्ति के जो वर्ण होते हैं वो छोटे होते हैं। वह शुक्राणु नहीं बनते हैं। इसमें शुक्राणु नहीं बनते हैं और वर्ण छोटे होते हैं। जनन अंगों का विकास हो जाता है। जनन अंगों का विकास हो जाता है किसमें? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। और व्यक्ति होता है वो नपुंसक होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। एक बार वापस देख लेते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या हो जाता है, एक बार मैं लिख देता हूँ 44 + XXY। ये XY यानी सामान्य नर होता है। इसमें X गुणसूत्र अधिक है यानी X गुणसूत्र की ट्राइसोमी है। इसमें क्या होता है, लिंग गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाते हैं। पहले 2 ही थे, इसमें 3 हो गए। इसमें होता है नर हैं लेकिन आवाज़ पतली होती है। नर तो हैं लेकिन आवाज़ पतली। चेहरे पर दाढ़ी मूसों का विकास नहीं। मादा की तरह स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाता है। लैंगिक अंगों का विकास नहीं होता है। मांसपेशियाँ वो मादा की तरह शारीरिक बनावट की तरह होती हैं। इसमें व्यक्ति के वर्ण होते हैं वो छोटे होते हैं। शुक्राणु नहीं बनते हैं। जनन अंगों का विकास हो जाता है। उसके बाद मिलते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? इसमें होता है लिंग गुण से 2 के बजाय 1 होता है यानी उसमें एक अधिक था, इसमें एक कम। जैसे सामान्य मादा होती है XX लेकिन उसमें एक ही X होता है। ये वो नहीं है, 0 है। X0 मतलब लिंग गुण से पहले 2 थे, इसमें 2 के बजाय 1 हो जाता है यानी 1 की कमी हो रही है। और कमी को क्या बोलते हैं? मोनोसोमी। और किसकी कमी हो रही है? X गुणसूत्र की मोनोसोमी हो रही है। इसमें मादा के लक्षणों का विकास नहीं होता है यानी स्तन ग्रंथियों का विकास नहीं होता है। अंडाणु नहीं बनते और अंडाणु नहीं बनते तो जनन नहीं होता और जनन नहीं होता तो बांझपन होते हैं। महिला होती है वो बांझपन होती है। इनका वक्ष होता है वो सपटा होता है। वक्ष होता है वो सपटा होता है। अब आगे देखते हैं जैकब सिंड्रोम। जैकब सिंड्रोम के बारे में। जैकब सिंड्रोम, इस जैकब सिंड्रोम वाले होते हैं वो है आपराधिक। इसे आपराधिक सिंड्रोम भी कहते हैं। इसे आपराधिक सिंड्रोम क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसमें पुरुष होता है वो होता है 44 + XYYY। मानव सामान्य नर होता है XY लेकिन उसमें 2 Y एक्स्ट्रा आ गई यानी Y गुणसूत्र क्या हो रही है? टेट्रासोमी। Y गुणसूत्र की टेट्रासोमी हुई। इसे आपराधिक सिंड्रोम भी कहते हैं क्योंकि इसमें नर के लक्षणों का विकास ज़्यादा हो जाता है। नर के लक्षणों का विकास, नर के लक्षण क्या होते हैं? शरीर पर बालों की वृद्धि बहुत ज़्यादा हो जाती है। मांसपेशियाँ बहुत मजबूत होती हैं। लंबे चौड़े काटे काटे दिखाई देते हैं ये शारीरिक बनावट में। एक बार वापस देख लेते हैं जैकब सिंड्रोम। ये होते हैं, ये कई गुणसूत्र तो बराबर होंगे 44 ही होंगे लेकिन लिंग गुणसूत्र जो मानव सामान्य नर में XY होते हैं उनमें 2 ज़्यादा आ गए यानी वाई गुणसूत्र क्या होगी? टेट्रासोमी। इसे आपराधिक सिंड्रोम भी कहते हैं यानी आप जो नर होते हैं वो आपराधिक प्रकृति के होते हैं। इनमें नर के लक्षणों का ज़्यादा विकास हो जाता है। शरीर पर ज़्यादा बाल होंगे और मांसपेशियाँ मजबूत होकर लंबे और छट्टे कट्टे दिखाई देंगी। और ये थोड़े थोड़े गुस्सेल भी होते हैं। थोड़े क्या, बहुत ज़्यादा होते हैं। अब देखते हैं सुपर फीमेल। सुपर फीमेल में क्या होता है? 44 + XX ये होती है सामान्य मादा लेकिन इसमें 2 X अतिरिक्त आ जाते हैं यानी X गुणसूत्र क्या हो रही है? टेट्रासोमी हो रही है। X गुणसूत्र की टेट्रासोमी। इसमें मादा के लक्षणों का ज़्यादा विकास हो जाता है। मादा के लक्षण होते हैं उनका ज़्यादा विकास हो जाते हैं। और ये जो जैकब सिंड्रोम और सुपर फीमेल सिंड्रोम वाले होते हैं ये मतलब बच्चों की उत्पत्ति कर सकते हैं। ये टर्नर सिंड्रोम और ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में नहीं होता है क्योंकि नपुंसक होते हैं इनमें। और जैकब सिंड्रोम और सुपर फीमेल ये नपुंसक नहीं होते हैं। अब यह गुणसूत्रों के संरचना में परिवर्तन के आधार पर रोगों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं लिंग गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन। और लिंग गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से होने वाला रोग कौन सा है? संरचना परिवर्तन से हो रहा है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ये ज़्यादातर पुरुषों में होता है। ज़्यादातर क्या होता है? पुरुषों में होता है। महिला इस रोग के जीन की वाहक होती हैं। कैसे होती हैं इस बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी ये एक बार आप थ्योरी देख लीजिए। हीमोफीलिया की स्थिति में चोट लग जाने पर रक्त का थक्का नहीं बन पाता और अत्यधिक रक्तस्राव होने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यानी कहीं पे चोट लगती है तो खून रुकता नहीं है, खून बहता रहता है। इसको कृत्रिम तरीके से ही रोका जा सकता है जिसमें हीमोफीलिया का रोग हुआ हो। इसमें X गुणसूत्र पर विकृत जीन आ जाता है और विकृत जीन के कारण ही ये हीमोफीलिया हो जाता है। इसे शाही रोग भी कहते हैं। शाही रोग क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, इसको भी ये रोग हुआ था। महिला भी इस रोग से ग्रसित हो सकती हैं कि अब ये देख रहे हैं महिला भी इस रोग से ग्रसित हो सकती हैं। कब?
ऐसा तभी होगा जब हीमोफीलिया ग्रस्त पुरुष हीमोफीलिया वाहक स्त्री से विवाह करें। और वाहक स्त्री को किससे लिखते हैं? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को डिनोट करते हैं जैसे एक्स गुणसूत्र पर विकृति जीन आ गए एक्स गुणसूत्र पर। जैसे वाहक मादा होगी जिसमें एक पर क्योंकि रोग सामान्य नर में क्या होता है, एक एक्स होता है और एक वाई होता है, और एक ही वो ग्रसित हो गया तो मानव वो जो पुरुष होगा वो रोगी नर कहलाएगा। लेकिन महिला में क्या, दो एक्स होते हैं, दो एक्स होने के कारण एक पे वो खराब जीन आ गया तो दूसरा एक्स काम कर सकता है, इसलिए ये वाहक मादा होती हैं, रोगी मादा नहीं होती हैं। रोगी मादा भी होती हैं लेकिन वो कब होती हैं? जब उनका विवाह, जब हीमोफीलिया से पुरुष ग्रसित होता है उनका विवाह वाहक स्त्री से हो। और कैसे होता है वो भी हम आगे इसको विस्तार से देखेंगे। देखते हैं आगे, ये यहीं पे कर लेते हैं। जैसे हीमोफीलिया वाहक मादा है, जैसे हीमोफीलिया वाहक मादा किसे डिनोट करते हैं? एक्स। और वाहक है तो एक पे ये एक जीन खराब है। और विवाह किसे हो रहा है? हीमोफीलिया ग्रसित पुरुष से, हीमोफीलिया ग्रसित पुरुष से। तो हीमोफीलिया ग्रसित पुरुष क्या होगा? वाई पे तो कोई हो तो खराब जीन होता नहीं, एक्स पे होता है, तो इनका विवाह ऐसा होगा। तो एक्स को एक्स के से, तो एक्स ये तो ये बन जाएगा, फिर एंड इस एक्स को इससे ये हो जाएगा, फिर इसको इससे तो ये हो जाएगा, और फिर एक्स को इस वाई से। तो इसमें एक तो हो रहा है सामान्य नर, बच्चे जो भी होंगे सब इनका विवाह होगा तो इनमें एक तो जो होगा सामान्य नर होगा, एक होगा वो रोगी नर होगा, एक रोगी मादा और एक वाहक मादा। इनकी उत्पत्ति होंगी यदि हीमोफीलिया ग्रसित पुरुष है और सामान्य हीमोफीलिया वाहक स्त्री है, उनका विवाह होगा तो एक तो रोगी मादा, रोगी नर, वाहक मादा और सामान्य नर। देखते हैं आगे वर्णांतता। वर्णांतता क्या होती है? वर्णांतता, इसको कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, डॉल्टोनिज्म भी कहते हैं इसे, डॉल्टोनिज्म, कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है? रोगी वो रंगों को विभेद नहीं कर सकता, रंगों को पहचान नहीं कर सकता। ज़्यादातर होता है वो लाल व हरे रंगों की पहचान करना वो नहीं कर सकता, उनमें विभेद नहीं कर सकता। इनकी जांच कैसे करते हैं? इनकी जांच इशियारा कार्ड होता है, इशियारा कार्ड होता है, उससे इनकी पहचान की जाती है, वर्णांत का पता लगता है। ये ऐसा इशियारा कार्ड होता है, इसमें मैं थोड़े बड़े बना, इससे छोटे छोटे इसे सर्कल होते हैं। इसमें कोई आकृति बना दी जाती है, किस रंग से? लाल या हरे रंग से, जैसे ये कोई आकृति बना दी जाती है और इसको रोगी को पूछते हैं कि कौन सी आकृति हैं, और यदि वो वर्णांतता से ग्रसित हैं तो वो उस आकृति के बारे में पता नहीं कर सकता। अब देखते हैं आगे, इसमें क्या होता है? एक्स गुणसूत्र पर विकृत चिन्ह आ जाता है। अभी हमने हीमोफीलिया पढ़ा था, उसमें भी एक्स गुणसूत्र पर विकृति आ जाती है और इसमें भी विकृति आ जाती हैं, तो वो इसके सेम ही होगा। जैसे अभी हमने पढ़ा था वो, जैसे हमें एक्स डॉट एक्स होगा, ये वाहक मादा होगा, ये एक्स डॉट एक्स नहीं, सॉरी, एक्स पे ये खराब जीन है, एक्स पढ़ते हैं। एग्ज़ाम में कभी भी ऐसी आकृति नहीं बनाई जाएगी। एग्ज़ाम में क्या होगा? ये जो एक्स है वहाँ पे लिखा आएगा, ये वाहक मादा, रोगी मादा, ऐसे लिखा आएगा। एक्स डॉट एक्स भी है तो समझाने के लिए है। अब देखते हैं आगे, कायी गुणसूत्र की संरचना से परिवर्तन से होने वाले रोग। कायी गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन से कौन कौन से रोग होते हैं? इसमें क्या होता है? थैलेसीमिया रोग होता है, ये होता है थैलेसीमिया रोग। थैलेसीमिया रोग, इस रोग में आरबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं बनता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी होती हैं लाल रक्त कणिकाएँ, इनमें हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है। और हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होने से रोगी में रक्त बार बार खराब हो जाता है। इससे रोगी में बार बार रक्त को नया रक्त चढ़ाया जाता है। थैलेसीमिया रोग में होता है, इस रोग में आरबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं बनता है। अब देखते हैं आगे, सिकल सेल एनीमिया। इसमें भी लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, जो लाल रक्त आरबीसी होती हैं, उनमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति से इनकी आकृति होती है वो हंसी आकार हो जाती है।
आरबीसी की आकृति कैसे हंसियाकार हो जाती है सिकल सेल एनीमिया रोग में। और सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया को कुल एनीमिया रोग भी कहते हैं। इनमें इनके रोगी में रक्त को बार बार सड़ाना पड़ता है, यानी रोगी में रक्त में को बार बार बदलना पड़ता है। और एक खास बात यह है कि सिकल सेल एनीमिया का जो रोगी होता है उनमें मलेरिया नहीं होता है, क्योंकि मलेरिया होता है वो आरबीसी में हीमोग्लोबिन में प्लाज्मोडियम के कारण होता है, जो कि इसमें पहले से एंटीबॉडी उपस्थित हैं। और ये जो सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया है वो होते हैं वो 11वें गुणसूत्र पर विकृत जीन के कारण होते हैं। 11वें गुणसूत्र पर विकृत जीन के ये दोनों रोग एक साथ याद हो गए। थैलेसीमिया जो रोग में आरबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, और सिकल सेल एनीमिया इसमें लाल रक्त कणी में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति से हंसियाकार आकृति हो जाती है। और सिकल सेल एनीमिया वाले रोगी को मलेरिया नहीं होता है। और इन दोनों रोगों में ई व बी जो मतलब ये जो रोग हैं सिकल सेल एनीमिया और वो थैलेसीमिया, वे इनके 11 गुणसूत्र पर विकृत जीन आ जाता है। ये आगे फिनाइलकेटोन्यूरिया। इसमें क्या होता है, इसमें रोगी के शरीर में अमीनो अम्लों का निर्माण नहीं होता है। अमीनो अम्लों का निर्माण नहीं होगा, जिससे नहीं होने पर शरीर में विष एकत्र हो जाता है। विष इकट्ठा हो जाती है, जिससे शरीर में मस्तिष्क एवं शरीर का विकास रुक जाता है। मस्तिष्क बराबर काम नहीं करता है फिनाइलकेटोन्यूरिया रोग में। अभी आगे हैं एल्केप्टोन्यूरिया। क्या होता है, इसमें थर्ड गुणसूत्र पर विकृत जीन आ जाता है। और इसमें क्या होता है, रोगी का जो मूत्र होता है उसको वायु के संपर्क रखने पर वो काला हो जाता है। यूरिन को वायु के संपर्क में रखने पर वो काला हो जाता है। और एक क्राइडोसेट, इसमें क्या होता है, चौथे गुणसूत्र में परिवर्तन होता है, फोर्थ गुणसूत्र में क्राइडोसेट में। इसमें बच्चे के जो रोने की आवाज़ होती है वो बिल्ली की तरह होती है। छोटे बच्चे की जो रोने की आवाज़ होती है वो बिल्ली की तरह होती है। कौन से रोग में, क्राइडोसेट में। इसमें फोर्थ गुणसूत्र परिवर्तन होता है। अब आगे देखते हैं फिलाडेल्फिया सिंड्रोम में क्या होता है, 22वें गुणसूत्र में परिवर्तन होता है। और ये जो रोग होता है वो एक तरह का ब्लड कैंसर होता है। अब आगे है एल्बिनिज्म। इसमें व्यक्ति रंगहीन हो जाता है। रंगहीन होने का कारण क्या है कि इसमें त्वचा की जो रोग कणिकाओं का निर्माण नहीं होता है। इस रोग की स्थिति में जो त्वचा की रोग कणिकाएं उनका निर्माण नहीं होता है, और रोग कणिकाओं का निर्माण नहीं होने से व्यक्ति होता है वो रंगहीन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जन्मजात यानी आनुवंशिक रोगों के बारे में पढ़ा, इसके रोगों के बारे में पढ़ा। अब हम आगे उपार्जित रोग यानी संक्रामक और असंक्रामक रोग के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने ये आनुवंशिक यानी जन्मजात रोग के बारे में पढ़ा, और आगे अगले वीडियो में हम उपार्जित रोग यानी संक्रामक रोग और गैर संक्रामक रोग के बारे में पढ़ेंगे। ये हैं, एक बार आप वीडियो को वापस यानी स्क्रीनशॉट लेने साथ ले सकते हैं। जन्मजात रोग ये माता पिता संतान में आने वाले रोग हैं। इसमें सामान्य नर क्या होता है, 44 जो कि ये होते हैं कायिक गुणसूत्र, और XY जो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। पुरुष में XY होते हैं और मादा में XX होते हैं। और जो भी बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके पर निर्भर करता है, पुरुष पर निर्भर करता है। यदि पुरुष Y गुणसूत्र देगा तो इसमें बच्चे की उत्पत्ति होगी, और जब X देगा तो बच्चे की उत्पत्ति होगी, यानी Y पे मेल और X पे फीमेल। अब रोग पड़ते हैं गुणसूत्रों की संरचना परिवर्तन के आधार पर और गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के आधार पर। गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन कैसे होता है, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है। कायिक गुणसूत्र कौन से होते हैं, 44 होते हैं। इनकी संख्या 45 होगी, 46 होगी, 47, 48 कोई भी हो सकती है। तो कायिक गुणसूत्रों की संख्या मैंने कायिक क्या होते हैं, कायिक गुणसूत्र होते हैं जो मेरे जैसे आँख हैं, बाल हैं। जैसे कोई कहता है कि उसके बाल उसके पिताजी पे गए हैं, वो कायिक गुणसूत्र के आधार पर गए हैं। उसकी आँखें उस पर गई हैं, वो कायिक गुणसूत्र के आधार पर गई हैं। लिंग गुणसूत्र